जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना रामेश्वर आरडी अकेडमी से। आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की। जो जीएस में हम पढ़ रहे थे तो हमने इसमें जगह पे जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में जो जो क्षेत्र थे दक्षिणी राजाओं थे, तो दक्षिणी राजाओं में जो सातवाहन वंश के वाकाटक वंश और वाकाटक वंश के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश और मुसल कल्याणी वातापी के चालुक्य वंश और वातापी के चालुक्य वंश के बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश है, जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे कौन? दंती दुर्ग थे। ये राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे यानी राष्ट्रकूट कौन थे? तो ये कई कई जगह इनके प्रमाण मिलते हैं। ये क्षत्रिय थे, कोई बता चंद्रवंशीय थे। कई कई विद्वानों के मत ये भी है कि ये राठौर वंश के क्या उनके पूर्वज थे और इनके अलग अलग मत मिलते हैं और इन्हें क्षत्रिय भी कहा गया है इन्हें राष्ट्रकूटों में। और जो राष्ट्रकूट थे ये किसके सामंत थे यानी किसके अधीन शासन करते थे? तो ये कहते थे वातापी के वातापी के चालुक्य वंश के। किसके? तो राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो शुरुआत में जो क्षेत्र था, ये मैं एक बार बताया था आपको, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये भारत का नक्शा है, दक्षिण क्षेत्र है। कौन सा? दक्षिण क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र, इस क्षेत्र में राज कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सातवाहन ने स्टार्ट किया। किसने? सातवाहन वंश। इसके बाद आता है जो इस क्षेत्र में वंश पर राज करता है वो वाकाटक वंश। और इसके बाद आते हैं वातापी के चालुक्य वंश। कौन आते हैं? और वातापी चालुक्य वंश के बाद आते हैं राष्ट्रकूट वंश। कौन आते हैं? राष्ट्रकूट वंश। इस तरह से ये राज्य के शासन कर रहे हैं और एक वंश दूसरे वंश को शासन एक वंश दूसरे वंश को उठाकर अपना शासन स्थापित कर रहा है। तो यह राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करें तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक की बात करें कौन था? दंती दुर्ग। यानी दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। जो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग ने क्या, जो वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो कीर्तिवर्मन को उठा के दंती दुर्ग ने क्या किया? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और जो दंती दुर्ग था ये बहुत क्या लड़ैया टाइप का था, बहुत योद्धा, एक कुशल योद्धा था और एक अच्छा कुशल प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति था। इसने बहुत सारे राजाओं को हराया था, दक्षिण के राजाओं को, और अपने क्षेत्र विस्तार भी किया था इसने। और सबसे बड़ी लड़ाई इसकी किससे हुई? किसे? चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय से। इसने क्या किया? कीर्तिवर्मन द्वितीय को हटाकर क्या किया? एक नए वंश की स्थापना की, राष्ट्रकूट वंश की। तो दंती दुर्ग ने क्या है, इसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग ने किसे हरा दिया? कीर्तिवर्मन को। कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया और नए वंश के संस्थापक होने कौन है? राष्ट्रकूट वंश। कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी मान्यखेत। कई राष्ट्रकूटों के बारे में चर्चा मिलती है, पर विशेषकर चर्चा थे सबसे शक्तिशाली राष्ट्रकूट थे वो मान्यखेत के थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है तो राष्ट्रकूट की राजधानी कौन थी? वो थी मान्यखेत। तो इसकी राजधानी की बात करें क्यों? राजधानी, तो राजधानी क्या है? मान्यखेत। मान्यखेत थी। और राष्ट्रकूट वंश जो इसने क्या, राष्ट्रकूट वंश ने किसे? वातापी के चालुक्य वंश। किसे? चालुक्य वंश को। चालुक्य वंश को उठा के एक वंश की स्थापना की। अब जो चालुक्य वंश की किसे उठाएगा? राष्ट्रकूट वंश को उठाएगा। तो इसके बाद भी कौन सा आएगा? चालुक्य वंश भी आएगा। किसके? राष्ट्रकूट के बाद। प्रभु कहाँ के होंगे? कल्याणी के चालुक्य वंश। किसके? कल्याणी के चालुक्य वंश। यानी
पहले चालुक्य वंश, इसके आगे भी चालुक्य और पीछे भी चालुक्य, यानी ये कल्याणी की चालुक्य वंश और ये क्या वातापी के चालुक्य वंश। तो इस तरह से ये वंश था। कीर्तिवर्मन पर आया था। इसका क्षेत्र देखें कि मान्यखेत कहाँ पड़ता है, सॉरी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रकूट वंश का जो मान्यखेत है वो किस क्षेत्र को, तो ये आज का जो देखें, आज कौन सा, महाराष्ट्र। कौन सी जगह, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र क्षेत्र है वो कौन सा है, मान्यखेत होता है। और महाराष्ट्र में जो कौन सा, लातूर क्षेत्र, तो लातूर क्षेत्र है वो कौन सा, महाराष्ट्र। तो लातूर क्षेत्र को क्या कहते हैं, लट्टालूर क्षेत्र कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, तो क्या कई तो राजा यहाँ का किसकी उपाधि धारण करते हैं, लट्टालूर की उपाधि धारण करते हैं। किसकी, लट्टालूर की। दंती दुर्ग एक कुशल शासक था। तो दंती दुर्ग ने एक कला के बारे में देखे तो इसने क्या एक 10 अवतार का मंदिर का निर्माण कराया, और 10 अवतार का मंदिर निर्माण कराया था इसने कहां पर, एलोरा में, जिसे हम क्या कहते हैं, एलोरा की गुफाएं कहते हैं। दंती दुर्ग ने क्या किया, 10 अवतार मंदिर का निर्माण कराया। 10 अवतार का मंदिर का निर्माण कराया, कहां कराया जाए, एलोरा में। एलोरा की बात करें तो कहां, एलोरा कहां पड़ता है, एलोरा पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किस जिले में, औरंगाबाद में। कहां, औरंगाबाद में। और एलोरा की गुफाओं की संख्या की बात करते हैं, कई बार प्रश्न पूछ लिया था, एलोरा की गुफा, एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी, 34 है। कितनी संख्या है, 34 संख्या है। और 34 संख्याएं अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्मों की क्या है, इनमें गुफाएं हैं। और अलग अलग धर्मों की गुफाओं में अलग अलग क्या मंदिरों का निर्माण है। तो यहाँ हम देखते हैं जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें क्या 3 धर्म से संबंधित है। कितने धर्म से, 3 धर्म से। 3 धर्म कौन से हैं, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म को आप जानते हैं, बौद्ध है। जैन धर्म को जैन मानते हैं। आप बोले ब्राह्मण धर्म कौन सा है, तो जो आप सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसी को कहते हैं, क्या कहते थे उन्हें, पहले ब्राह्मण धर्म कहते थे। तो इनमें 34 की संख्या को देखें तो इन्हें डिवाइड कर 3 भागों में, जो 1 से लेके कितने, 12 तक। 1 से 12 तक की जो गुफाओं की संख्या वो किसकी थी, बौद्धों की थी। किनकी है, बौद्धों की है, यानी बौद्ध मंदिर है। और 13 से लेके 29 तक, कितनी, 13 से लेके 29 तक। तो 13 से 29 तक लेके होंगे ब्राह्मण धर्म की। किसकी है, ब्राह्मण धर्म की। और 30 से लेके 34 तक संख्या किसकी है, जैन धर्म की। जैन धर्म से संबंधित है। यानी ऐसे प्रश्न समझिए, आप कहोगे इन्हें याद कैसे करें, भूल जाएंगे। तो आप भारत में देखिए, भारत में क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म ने क्या सबसे ज्यादा अपने पैर पसार दिए, तो हिंदू धर्म सबसे पैर कहाँ पसार दिए, सबसे ज्यादा 13 से 29 तक उनकी गुफाएं ब्राह्मण धर्म की। अब इन धर्मों में देखें तो जैन धर्म की जनसंख्या भी कम है, और जैन धर्म से ज्यादा किसकी है, बौद्ध की। तो बौद्ध की क्या अच्छी खासी संख्या होंगी। तो दूसरे नंबर कौन है, बौद्ध। तो 1 से 12 तक किसकी है, बौद्ध मंदिर है। और थर्ड नंबर आएंगे जैन धर्म के। जैन धर्म की क्या है, भारत में बहुत कम संख्या है, तो उन्होंने क्या है, गुफाएं उन्होंने क्या उसी हिसाब से विस्तार कर पाया। ऐसे करके लॉजिकल लगा सकते हो। तो 30 से 12 तक, 30 सॉरी 30 से 34 तक कितनी है, जैन धर्म की है। तो इस तरह से क्या है, गुफाएं हैं। जो दशावतार का मंदिर है, ये किसने निर्माण कराया, ये दंती दुर्ग ने निर्माण कराया। कई बार प्रश्न पूछ लिया था, ये दशावतार का मंदिर है, ये कौन सी गुफा में है। तो इसकी बात करें, जो दशावतार का मंदिर है, ये 15वीं कौन सी है, 15वीं गुफाओं में, जो 15वीं नंबर की गुफा है उसमें 10 अवतार का मंदिर है। और 10 अवतार का मंदिर है, तो 10 में 10 किसके अवतार हुए, आप जानते हो 10 अवतार किसके, भगवान विष्णु के हुए। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जो चित्र है, यानी उनकी जो मूर्तियां है, वो किसमें, 10 अवतार के मंदिर में उनका चित्र अंकित है, यानी उनकी मूर्तियां बनी हुई है। तो कौन, 10 अवतार का दंती दुर्ग था कीर्तन। और इसके बाद देखते हैं दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश का दूसरा शासक कौन बनेगा। तो इसका एक चाचा था कि उसका नाम था कृष्ण प्रथम। क्या नाम था, कृष्ण प्रथम। अब इसके बाद शासक बनेगा कौन, कृष्ण प्रथम।
दंती दुर्ग को जैसे ही मृत्यु होती है तो दंती दुर्ग के बाद उसका जो शासक बनता है वो बनता है इसका कृष्ण प्रथम। अब कृष्ण प्रथम कौन है? दंती दुर्ग का चाचा है। अब जैसे क्या है, बुढ़ापे में क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो मंत्रियों ने इनसे कहा कि भाई तुम रहने दो, तुम क्या बुढ़े हो, तुम कोई आएगा, कोई राजा तुम्हें हराएगा और तुम्हें हमारे क्षेत्रों को जीत लेगा। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मेरा भी इतिहास में नाम होना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा कि चलो ठीक है, ये उसी वंश से संबंधित है, तो चलो इन्हें को भी क्या राजा बनवा देते हैं। तो ये कौन बना? फिर शासक बने, कौन बने? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम शासक बने। इसके हाँ, तो इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 735 से, सॉरी 756 ईस्वी तक। किसका? दंती दुर्ग का। और जो कृष्ण प्रथम है ये बनना है 756 से 772 ईस्वी तक। और 756 से 772 ईस्वी तक है। हालांकि इससे कोई प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। जो वनडे एग्जाम की बात करें, ना करा कोई प्रश्न पूछ लिया गया वही कल कोई प्रश्न ज्यादातर नहीं पूछे गए हैं। वैसे याद कर सकते हो, याद ना हो तो तब भी कोई बात नहीं है। तो कृष्ण प्रथम कौन है? कृष्ण प्रथम। अब ऐसे बुढ़े क्या बुढ़ापे में क्या राजा बना, तो इसने कहा मेरा भी इतिहास होना होगी। तो इसने क्या एक अनोखा कार्य किया, और अनोखा कार्य ऐसा किया कि जिसे आज इतिहास में भी क्या एक इतिहास में भी एक उसे क्या है कि नींव मानते हैं कि एक ऐसा कार्य किया इसने। और ऐसा कार्य किया कि इसने एलोरा में एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे कैलाशनाथ का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाशनाथ का मंदिर। कैलाशनाथ का मंदिर का निर्माण हुआ। तो कैलाशनाथ का मंदिर वाले सुना होगा कि कैलाशनाथ का मंदिर पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया है। मतलब एकात्मक मंदिर। एकात्मक मंदिर का मतलब होता है एक पत्थर से निर्माण मंदिर, यानी पूरे पहाड़ को काट करके उसी में से क्या वो मंदिर का निर्माण कराया, वो था कैलाशनाथ का मंदिर। और कैलाशनाथ का मंदिर बनाया किसने? इस बुड्ढे किसने? कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। तो किसने? कैलाश नाथ का मंदिर कहां पर है? ये भी कहां पर है? एलोरा में है। ये भी एलोरा में। कौन से गुफा में नंबर में? तो इसका है 16वीं गुफा। कौन सी? तो 16वीं गुफा में कौन सा है? कैलाशनाथ का मंदिर बना। कौन सा? कैलाशनाथ का मंदिर बना। कौन? कृष्ण प्रथम बना रहा है। और कृष्ण प्रथम और क्या ये पूरे एक पत्थर को काट के बनाया, एक आस्मक मंदिर बनाया था। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद एक शासक आता है कृष्ण प्रथम। इनका एक पुत्र था क्या? गोविंद द्वितीय। तो गोविंद द्वितीय को जब शासक बनाया गया था, वो एक लुंज टाइप का था, मतलब अयासीवाद। उससे क्या हुआ? उसे राजकाज मिल गया, सारी अयासी मिल गया, दासियां मिल गई, जिसे चाहे उसे मौज मस्ती कर रहा था, खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। उसे राजकाज से इतना ज्यादा महत्व नहीं था, और वो शासक बन जाता है। और शासक बन जाता है, जब ऐसा शासक जब राजा बनता है तो प्रजा क्या दुखी होती है कि प्रजा के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, कि प्रजा के लिए खाने की व्यवस्था है, कि प्रजा पर अत्याचार हो रहा है, प्रजा के आपस में लूट हो रही है या क्या कुछ हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई ध्यान नहीं था। तो इसने क्या कुछ समय तक 5-6 साल तक शासन किया, और इसके बाद इसको हटा दिया। फिर इसका छोटा भाई आता है ध्रुव, वो बड़ा योद्धा था। तो अब इसके ध्रुव की बात करते हैं हम सीधे। कौन बनेगा? ध्रुव। अब शासक बनेगा कौन? ध्रुव। तो ध्रुव शासक बनेगा जिस जिस 780 से 780 से 793 कितना 780 से 793 ईस्वी तक शासन करता है ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का ऐसा एक पहला शासक था जो त्रिपक्षी संघर्ष में भाग ले रहा है। अब आप कहोगे त्रिपक्षी संघर्ष क्या है? तो त्रिपक्षी संघर्ष है कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षी संघर्ष हुए, या 3 वंश थे जो क्या लगातार 200 वर्ष तक कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगातार युद्ध हुआ। और त्रिपक्षी संघर्ष की बात करें, जब मैं कन्नौज के बारे में त्रिपक्षी संघर्ष पढ़ाऊंगा तो उसे डिटेल में बताऊंगा। तो त्रिपक्षी संघर्ष में जो वंश थे, पाल वंश, गुर्जर प्रत्यार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये 3 वंश है। कभी किसी का अधिकार होता है, कभी किसी का अधिकार होता है, और लगातार 200 वर्ष तक युद्ध होता है। तो ये ध्रुव ऐसा शासक था राष्ट्रकूट वंश का, जो पहला शासक था जो त्रिपक्षी संघर्ष में भाग ले रहा है। कौन ले रहा है? ध्रुव। ध्रुव कैसा है? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम है। क्या ये प्रथम शासक कौन है? ध्रुव। और ध्रुव एक क्या है? अच्छा खासा योद्धा है। और इसने क्या हुआ पूरे एक मतलब है अपने राज्य को बढ़ाया, और एक शांति कुशल तरीका से इसने शासन चलाया।
इसके बाद शासक बनता है इसका गोविंद तृतीय। कौन आता है? कौन आता है? गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय का टाइम पीरियड देखें तो 793 थे 814, कितने? 793 थे 814 ईस्वी तक। तो गोविंद तृतीय। तो अब हम गोविंद तृतीय की बात करते हैं। अब इससे आगे हम गोविंद तृतीय को पढ़ेंगे तो एक बार क्या इसे रिवाज कर लेता है, और आप मेरे साथ साथ रिवाज करना। इसको क्या है आपकी मसल में भी जीएस याद करा दूंगा, ये मेरे वादा है तुमसे। आओ एक बार सीखते हैं। किसकी बात करें? राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है 735 ईस्वी में। इससे पहले भी शासन चला रहे पर स्वतंत्र तो नहीं थे। ये किसके दिन थे? राष्ट्रकूट का दिन। तो राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश ने किस वंश को हटाया था? चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश का कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा के क्या राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। किसने की थी? दंती दुर्ग। तो इसका संस्थापक कौन हुआ? दंती दुर्ग। कौन हुआ? दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी, राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत थी। जो मान्यखेत है, मान्यखेत कहां पर है? आज के प्रेजेंट में कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र में। जो दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग ने ऐतिहासिक कार्य किया क्या? दशा दशा दशावतार क्या? दशावतार का मंदिर निर्माण कराया। दशावतार का मंदिर कहां निर्माण कराया? एलोरा में। और जो दशावतार का मंदिर है वो कौन सी है? 15वीं गुफा में। और दशावतार मंदिर किसके हुए? वो भगवान विष्णु के। ठीक है। और जो एलोरा की गुफा में कराया था, तो हम एलोरा की बात करते हैं तो एलोरा में कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं। और 34 गुफाएं कितने? 3 धर्मों में बटी है। कितने? 3 धर्मों की है। तो 3 धर्म कौन से हैं? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म। कौन से? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म। इनकी संख्या भी निर्धारित है। जो 1 से लेकर 12 तक कितने? 1 से लेकर 12 तक किस कौन से धर्म की है? तो कौन से की? बौद्ध धर्म की है। 13 से 29 तक कितनी की है? ब्राह्मण धर्म की। और 30 से 34 तक इनकी जैन धर्म की। इन गुफाओं में इनके धर्म से संबंधित क्या मंदिर बने हुए हैं। जो दंती दुर्ग था, इसके बाद इसका चाचा बना कौन? कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम ने 756 से 732 ईस्वी तक इसने क्या किया? कैलाशनाथ का मंदिर जो प्रसिद्ध है, जो कहां पर? एलोरा में, उससे बनाया। और ये क्या एकाशमी मंदिर है, और क्या है ऊपर से पूरे पहाड़ को काट के क्या मंदिर बनाया? इसने बनाया। और जो 16वीं गुफा है वो कौन सी है? कैलाशनाथ के मंदिर में। जो इसके बाद बना कृष्ण प्रथम के बाद कौन बना? ध्रुव बना। कौन बना? ध्रुव शासक बना। और ध्रुव ने 780 से 793 ईस्वी तक। तो ध्रुव था, ध्रुव एक पहला शासक था राष्ट्रकूट वंश का जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले रहा है। और ध्रुव के बाद कौन आता है? गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय के बाद कौन आता है? 793 से 814 ईस्वी तक। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कौन सा समय? गोविंद तृतीय। सात सौ तिरानवे से 814 ईस्वी तक। कितने? 793 से 814 ईस्वी तक। जो गोविंद तृतीय था, इसने क्या किया? इसने जो क्या मालवा को जीता। किसको? क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले रहे थे, और जो मालवा क्षेत्र था वो गुर्जर प्रत्यार वंश के क्षेत्र में आता था। तो इसने क्या किया? मालवा पर अधिकार किया। किसने किया? गोविंद तृतीय ने। तो मालवा को जीता। किसको? मालवा को जीता। और मालवा को जीतने के बाद इसने उपेंद्र नामक व्यक्ति को क्या शासक बना दिया। उपेंद्र को क्या बना दिया? शासक। अब आप कहोगे उपेंद्र कौन था? तो हम जब राजपूत काल पढ़ेंगे तो राजपूत काल में जो उपेंद्र था, तो उपेंद्र क्या था? जो परमार वंश का संस्थापक था वो कौन था? उपेंद्र था। तो यही आगे जाके क्या करेगा? ये परमार वंश का संस्थापक बनेगा। कौन बनेगा? तो परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र। और परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र है। तो उपेंद्र क्या है? राजपूत वंश में। ठीक है। गोविंद तृतीय एक अच्छा कुशल योद्धा था। इसके एक राष्ट्रकूट वंश में एक श्रेष्ठ योद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्रेष्ठ योद्धा।
और राष्ट्रकूट वंश में इसके काल को स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्वर्ण काल कहते हैं इसके काल में। तो सज्जन अभिलेख है, किसे? सज्जन अभिलेख है। तो सज्जन अभिलेख में गोविंद तृतीय की चर्चा है और इसके बारे में चर्चा है कि इसने क्या हिमालय तक सैन्य अभियान किया, यानी ये इसने क्या उत्तर भारत तक क्या है, ये राज करने आ रहा है, यहाँ तक युद्ध करने आ रहा है और ये इसने सैन्य अभियान कहां तक किया? हिमालय तक। इसके बाद आएगा गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष। कौन आएगा? कौन है ना? अमोघ वर्ष, जो 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक। अमोघ वर्ष था, ये अवयस्क अवस्था में ही क्या हुआ? राजा बन गया। और जब भी तो ये 814 से 878 ईस्वी तक इतने लंबे टाइम पीरियड तक क्या कर रहा है? अमोघ वर्ष की बात करें, किसके? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी में इसने क्या किया? ये अवयस्क अवस्था में क्या हुआ? राजा बना और इसने क्या एक अच्छा शासन चलाया। अमोघ वर्ष की बात करें, इसका एक अभिलेख है, कौन सा? सज्जन अभिलेख। कौन सा? अमोघ वर्ष का कौन है? सज्जन अभिलेख। कौन सा है? अमोघ वर्ष का, सॉरी, अमोघ वर्ष का, अमोघ वर्ष का सज्जन अभिलेख है। तो सज्जन अभिलेख से भी हमें क्या राष्ट्रकूट वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जो गोविंद तृतीय था, इसने हमें हिमालय तक जो सैनिक अभियान किया, वो भी हमें कहां से प्राप्त होती है जानकारी? सज्जन अभिलेख से। तो सज्जन अभिलेख किसका है? अमोघ वर्ष का। किसका है? अमोघ वर्ष का। और ये क्या है? ये क्या है? कन्नड़ भाषा का बड़ा प्रिय है। कन्नड़ भाषा को उत्थान करने वाला शासक कौन था? वो अमोघ वर्ष था। इसने ये खुद एक क्या है विद्वान था और इसने क्या दो ग्रंथों की रचना की और वो दो ग्रंथ रचना इसके थे कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मार्ग ग्रंथ। कौन से? कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मार्ग, प्रश्नोत्तर मलिक, सॉरी, कौन से? तो इसके दो ग्रंथ है। कैसे? इसने क्या किया? कन्नड़ भाषा को क्या दिया? बढ़ावा दिया। कन्नड़ भाषा को उत्थान कौन कर रहा है? अमोघ वर्ष। और कन्नड़ भाषा में इसने दो ग्रंथ लिखे। कौन से ग्रंथ लिखे? दो ग्रंथ। प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसके दो ग्रंथ कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो पहला ग्रंथ है कविराज मार्ग, और दूसरा इसका प्रश्नोत्तर मालिक। प्रश्नोत्तर मलिक। तो कितने ग्रंथ लिख रहा है अमोघ वर्ष? दो ग्रंथ लिख रहा है। एक विद्वान का नाम सुना होगा, इसने क्या है बड़े बड़े विद्वानों को इसने क्या है अपने यहाँ शरण दी। ये कौन है? कर्क सेकंड कौन है इसका? अंतिम शासक। किसका? अंतिम शासक। तो अंतिम शासक है, इससे हराएगा कौन? तैलप द्वितीय। और तैलप द्वितीय किसे? कर्क सेकंड को हराएगा। और तैलप द्वितीय ने कर्क सेकंड को हराकर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था क्या? कल्याणी की चालुक्य वंश। तो नए वंश की स्थापना कैसी होगी? कल्याणी के चालुक्य वंश की। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कौन कर रहा है? तैलप द्वितीय। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग ने किसे हराया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय को। और जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था वो था कौन था? कर्क सेकंड। और कर्क सेकंड को हराया था किसने? तैलप द्वितीय ने। और तैलप द्वितीय ने क्या किया? चालुक्य वंश के एक नए वंश की स्थापना की जिसे क्या है? कल्याणी की चालुक्य वंश कहते हैं। एक बार हम फिर से इसे रिवाइज करते हैं और मेरे साथ साथ रिवाइज करना, आपकी मसल तक मैं इसे याद करा दूंगा। किसके नाम से बात चले? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय कब शासन गद्दी बैठ रहा है? 793 से 814 ईस्वी को। गोविंद तृतीय ने क्या किया? जो मालवा का जो युद्ध हुआ, मालवा को क्या गुर्जर प्रत्यारों से जीता और एक उपेंद्र शासक को वहां पर क्या किया? गद्दी बिठा दिया।
उपेंद्र को हटा दिया और ये उपेंद्र आगे जाके क्या किया, परमार वंश का संस्थापक बन गया। कौन बनेगा? उपेंद्र। तो ये वही उपेंद्र है। जो अमोघ वर्ष है, कौन सा? अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष का गद्दी बैठता है 814 ईस्वी से 878 ईस्वी। और ये बहुत क्या अवयस्क अवस्था में बैठता है। और इसके क्या अलग अलग क्या राजा इसके आक्रमण करते हैं, पर इसके संरक्षक के तौर पर इसके कई इसके सहायक सेनापति थे, वो एक कुशल थे और इसने बहुत सारे राजाओं को हराया था। तो अमोघ वर्ष क्या 814 से 878 ईस्वी। कितने? 814 से 878 ईस्वी। जो सज्जन अभिलेख है, सज्जन अभिलेख किसका है? अमोघ वर्ष का। किसका है? अमोघ वर्ष का। ये क्या है? कन्नड़ भाषा का उत्थान करता है। कौन करता है? अमोघ वर्ष। और कन्नड़ भाषा में क्या 2 ग्रंथ रखता है। कौन से 2 ग्रंथ लिखता है? कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मलिक। कौन सा? कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मलिक किसके? अमोघ वर्ष के में। इसके अलग अलग विद्वान रहते हैं और सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? जिनसेन। तो जिनसेन विद्वान किसके दरबार में रह रहा है? अमोघ वर्ष के में। किसके में? अमोघ वर्ष के में। अमोघ वर्ष के बाद कौन आएगा? इंद्र सेकंड। कौन आएगा? इंद्र सेकंड। जो 914 से 922 ईस्वी तक, 914 से 922 ईस्वी तक का शासक बनेगा। और जो इसका जो विद्वान है इसके दरबार में वो गुड़चंद्र निवास करता है। कौन करता है? गुड़चंद्र। और जो इसके दरबार में क्या हुआ? एक अरबी यात्री आया। कौन आया? अरबी यात्री। तो अल मसूदी किसके दरबार में आ रहा है? वो इंद्र सेकंड के। किसके आ रहा है? इंद्र सेकंड के। और कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय 922 से 967 क्या शासक बनता है। और कृष्ण तृतीय क्या करता है? तकोल्लम का युद्ध लड़ता है। तो तकोल्लम का युद्ध किन किन के बीच हो रहा है? राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। तो कौन विजय होते हैं? राष्ट्रकूट वंश। और चोल वंश क्या हार जाता है, उसके युवराज की क्या हत्या हो जाती है। और तकोल्लम का युद्ध कब हुआ? 949 ईस्वी में। और इसके देखा इसके बाद कौन आएगा? कर्क सेकंड। कर्क सेकंड जो अंतिम शासक था। और कर्क सेकंड को तेलवदुत्ती हराएगा। और तेलवदुत्ती हरा के इसे क्या कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक होगा। कौन होगा? तेलवदुत्ती। जीएस का पूरा कोर्स कराया जा रहा है, वो फ्री, और उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें कोर्स में क्या है कि जो क्लास है, क्लास के बाद उसकी क्या हुआ, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाती है। जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर के बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसे फॉलो भी कीजिए। जय हिंद साथियों।